हेलो दोस्तों। नीट यूजी 2026 की रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जहां ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सी सीट मिलेगी और कौन सी सीट आपके हाथ से छूट जाएगी। क्या आपको गवर्नमेंट मिलेगी या प्राइवेट, और प्राइवेट भी अगर मिलती है तो क्या आपको सस्ते कॉलेजेस मिलेंगे या महंगे। अगर आपको कॉलेज मिलती है तो वो अच्छी ओपीडी वाली मिलती है या फिर कहीं रूरल एरियाज में मिलती है। बॉन्ड कंडीशंस नो बॉन्ड स्टेट्स में मिलती है या फिर बॉन्ड वाले स्टेट में मिलती है। सो ऑब्वियसली ये सारी चीजें आपके काउंसलिंग के समझ पर डिपेंड करती है। जो भी स्टूडेंट काउंसलिंग के तरीकों को अच्छे तरीके से समझ सकता है या समझ जाता है, वो काउंसलिंग को वाइजली कंडक्ट कर सकता है और उससे बेनिफिट ले सकता है। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो काउंसलिंग को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से उनके लिए जो सीट होती है वो उनसे मिस हो जाती है और वो उनके पीछे वाले रैंकर को सीट मिल जाती है। सो काउंसलिंग को समझना उतना ही जरूरी है अगर आप अपने लिए फ्यूचर को सिक्योर, सेफ और काउंसलिंग में बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज लेना चाहते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आ जाते हैं रिजल्ट की बात पे। रिजल्ट जो नीट यूजी 2026 के लिए 15 से 20 तारीख के बीच आ सकती है, 15 से 20 जुलाई के बीच आ सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एनटीए के ऑफिशियल्स का मानना है, जिनका ये भी कहना है कि 10,000 प्लस एलिगेशंस आए हुए हैं पेपर को लेकर के, जिस पर रिव्यूज चल रही है, सब्जेक्ट वाइज रिव्यूज चल रही है। जो एनटीए के अपने एकेडमिक प्रोफेसर हैं वो इनके सभी एलिगेशंस के रिव्यूज कर रहे हैं। सो बैकग्राउंड में काम जो है वो जोर जोर शोरों से चल रहा है। और एक बार सबसे पहले तो फाइनल आंसर की आएगी, और जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसके 24 से 48 घंटे के अंदर में आपकी नीट यूजी 2026 की रिजल्ट पब्लिश होगी। और रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि काउंसलिंग के स्टेप्स में क्या क्या चीजें होती है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली स्टेप होती है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन सिंपली काउंसलिंग की फॉर्म आएगी, कहाँ आएगी? mcc.nic.in पर। ये ऑल इंडिया 15% कोटे की जो काउंसलिंग होती है उसकी हम बात कर रहे हैं, या फिर इसमें डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और एएफएमएस के भी कॉलेजेस आते हैं। सो अगर ऑल इंडिया 15% सीट्स विच इज गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटीज सेमी विच इज पेड सीट्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल के अंदर आती है लाइक डीयू, बीएचयू, एएमयू या एएफएमएस इंस्टीट्यूशंस, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेजेस, इनके लिए आपको अगर काउंसलिंग अटेंड करनी है तो आपको एमसीसी पे रजिस्ट्रेशन 100% करना ही होगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो तो आपको सीट नहीं मिलेगी। सो बेसिक एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, जिसकी फॉर्म mcc.nic.in पे आएगी। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। फॉर्म आएगी, आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे, डिटेल्स लाइक नीट यूजी का रोल नंबर पूछा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, आपका नेम एंड मदर्स नेम पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और जाकर के आपकी फोन और ईमेल वेरिफिकेशन होगी। वंस यू डन विद ईमेल एंड फोन वेरिफिकेशन, यहां जाकर के आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगी। डोंट वरी, जब रजिस्ट्रेशन आएगी तो मैं उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी आपको बताऊंगा वंस द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। बट इसे आप समझिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आपके फोन पे एक ओटीपी आएगी, ओटीपी को डालना है, उससे आप आपके फोन और ये जो है ईमेल वो वेरीफाई हो जाएगी। नाउ पैसे की बात करते हैं, आखिर पैसे कितने लगते हैं। सो सेकंड स्टेप इज द फीस पेमेंट। काउंसलिंग फीस की बात करें तो दो तरीके की काउंसलिंग फीस होती है, एक रिफंडेबल जो वो वापस कर देते हैं, एक नॉन रिफंडेबल जो वो वापस नहीं करते हैं। सबसे पहले नॉन रिफंडेबल फीस। नॉन रिफंडेबल फीस को आप ऐसा समझिए कि वो प्रोसेसिंग चार्ज है। प्रोसेसिंग चार्ज मतलब कि वैसे चार्ज जो आप काउंसलिंग को अटेंड कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, तो वो चार्जेस आपको लगेंगे ही लगेंगे, वो आपको वापस नहीं की जाएगी, चाहे आपको सीट मिले चाहे आपको सीट ना मिले। सो नॉन रिफंडेबल चार्जेस ज्यादा होते भी नहीं है, बट स्टिल 1,000 रुपीज जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, और 500 रुपीज जो है वो SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए होती है। सो ये नॉन रिफंडेबल चार्जेस है, ये आपको वापस नहीं किए जाएंगे। वहीं एक दूसरी चार्ज लगती है जो कि ह्यूज अमाउंट भी होती है, जिसे हम रिफंडेबल चार्जेस बोलते हैं। जो आपको अगर सीट नहीं मिलती है तो वो आपको वापस कर दी जाती है, या आपको सीट मिली और आपने उस सीट पे एडमिशन भी लिया, इन दैट केस भी वो आपको वापस कर दी जाती है। सो वो चार्जेस कितने होते हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए जा रहे हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप गवर्नमेंट सीट्स के लिए सिर्फ जा रहे हो, तो आपको 25,000 रुपए का
रिफंडेबल चार्जेस, सिक्योरिटी अमाउंट पे करनी होती है। बट इन केस अगर आपको वो सीट नहीं मिलती है या आप को सीट मिलती है और आप उस पर एडमिशन ले लेते हो तो वो 25,000 आपको वापस मिल जाते हैं। सिमिलरली ये तो गवर्नमेंट की बात हुई, बट वहां पे डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी काउंसलिंग होती है, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए जो रिफंडेबल चार्जेस होते हैं वो 2 लाख रुपए के होते हैं। सो टोटल अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए ऑप्ट करने जा रहे हो, काउंसलिंग अटेंड करने जा रहे हो, तो आपको 2,05,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि 5,000 रुपए जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज के नॉन रिफंडेबल चार्जेस होते हैं। सो बेसिकली जो टेबल है वो आप टेबल देख सकते हो। सो ये 2 तरीके के चार्जेस हैं। अगर आपको सीट, सिंपल बात है, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आपको उस पर एडमिशन लेना है, एडमिशन नहीं लेते हो तो आपके वो पैसे जाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि राउंड वाइज राउंड ये रूल जो है वो थोड़ी सी शिफ्ट होती है। फ्री एग्जिट क्या होता है उस पर हम आएंगे, बट ठीक है, एक बार हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया, अमाउंट फीस पेमेंट कर दिया, उसके बाद आती है थर्ड स्टेप विच इज चॉइस फिलिंग। अब ये वो जगह है जहां आपको अपने चॉइसेस को किस तरीके से रखते हो वो ये डिसाइड करेगा कि आपको कॉलेजेस कौन सी मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी। सो सबसे पहला बेसिक रूल तो ये है चॉइस फिलिंग का कि कॉलेजेस को टॉप टू बॉटम आपको फिल करना है अच्छे से बुरे के क्रम में। सबसे पहली बात तो ये है, जो भी अच्छा कॉलेज है, जो भी कॉलेज ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा लेने का मन है, उसको आपको सबसे ऊपर रखना है। और इस क्रम में उसके बाद कॉलेजेस को फिल करनी, इस क्रम में आपको कॉलेजेस को फिल करनी, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या है, कोई लिमिटेशन नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, आप कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हो। आपको 100 डालने के मन है तो 100 डालो, 200 डालने के मन है 200 डालो, 300 डालने के मन है 300 डालो। जितने भी अच्छे कॉलेजेस, जिन भी कॉलेजेस में आपको जाने का मन है, उन सारे के सारे कॉलेजेस को आप डाल सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। तीसरी चीज क्या है कि चॉइस फिलिंग करने के बाद आप उसको सेव जरूर करो, क्योंकि अगर आप सेव करके रखते हो तो आपके पास वो चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन आता है। अगर आपने उसे चॉइस लॉक कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिस्टम ऑटोमेटिकली डेडलाइन के बाद उसे चॉइस लॉक कर देगा। सो सेव करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप उसे सेव नहीं करते हो तो सिस्टम भी उसे ऑटो लॉक नहीं कर पाएगा डेडलाइन के बाद। सो चॉइस लॉकिंग करने से पहले चॉइसेस को सेव करके जरूर रखें, ये 3 चीज। और एक ओपिनियन आपके काउंसलर के थ्रू आपको मैं ये देना चाहता हूं कि जब भी आप कॉलेजेस को सिलेक्ट करते हो तो उसे सिंपली नेम्स, उसके ब्रांडिंग के बेसिस पे मत देखो, देखो उसे उसके ओपीडी आईपीडी के सेंस में कि कितनी ओपीडीज हैं, कितनी आईपीडीज हैं, टॉक्सिसिटी वहां पे कैसा है, कल्चर कैसा है, सीनियर्स कैसे हैं, फैकल्टीज कैसे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन चीजों को देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं साथ साथ में पीजी बेनिफिट्स आपको कौन से स्टेट में ज्यादा मिलेगी, वहां पे पीजी में कौन कौन कितने, पीजी में हम किस तरीके से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, पीजी में कहाँ पे, कौन से स्टेट में पीजी की ज्यादा सीट्स है, फीस कम है, नंबर ऑफ जो सस्ते कॉलेजेस की जो फीस है वो कहाँ पे है। तो क्योंकि जब भी हम जहां से भी हम एमबीबीएस करते हैं हमें पीजी में उस स्टेट का स्टेट कोटा मिलता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, जिससे कि आप अभी से ही अपने आगे की जो चीजें हैं, अपने आगे की पीजी एसएस जो भी करनी है, आपको आगे चल के पीजी करनी ही होगी, आगे की रास्ते को क्लियर कर सके और अच्छे तरीके से आप उसको अपने लिए रेडी कर सके। ऐसा नहीं है आपकी एमबीबीएस काउंसलिंग पे ही आपकी पीजी की आगे बेनिफिट्स जो है वो डिसाइड होगी। सो डोंट फॉरगेट कि आपको काउंसलिंग को वाइजली अटेंड करनी है, नॉट लाइक अ कॉमन पर्सन, नॉट लाइक अ एमबीबीएस स्टूडेंट। यू हैव टू सी इट लाइक अ प्रोफेशनल काउंसलर की तरह आपको इसको देखना है। एक बार आपने चॉइस फिलिंग कर दी, उसके बाद डिसाइड होता है कि आपको कौन सी सीट मिलती है, और उस प्रोसेस को कहते हैं सीट अलॉटमेंट, जिसमें आपने जो चॉइसेस डाले हैं, लॉक किए हैं, उस पे कंप्यूटर एल्गोरिदम वो आपके सारे चॉइसेस को चेक करेगा, जो भी पहला प्रेफर्ड चॉइस होगा वो आपको अलॉट कर देगा। सो जितने भी चॉइसेस आपने डाले हैं उसमें वो सबसे पहले एल्गोरिदम आपके फर्स्ट चॉइस को चेक करेगा, अगर उसमें सीट वेकेंट नहीं है तो वो सेकंड चॉइसेस को चेक करेगा, देन थर्ड को चेक करेगा। इस तरीके से करते करते वो जो भी सीट अलॉट होगी, जो भी सीट बची हुई होगी जिस भी कॉलेज में, वो आपको अलॉट कर देगा ना। ये जो अलॉटमेंट होती है ना, वो आपके 3 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले ऑल इंडिया रैंक, आपकी रैंक पे डिपेंड करेगी। दूसरी चीज है
आपकी कैटेगरी क्या है। सो कैटेगरी रिजर्वेशन को ध्यान में रख के एल्गोरिदम इसको सिलेक्ट करेगा। और तीसरी चीज है सीट अवेलेबिलिटी, सीट अवेलेबल है या नहीं। सो इन 3 चीजों को ध्यान में रखते हुए एल्गोरिदम जो है वो आपको सीट अलॉट करेगा, और उस समय ये डिसाइड होगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिलती है, कौन सी कॉलेज आपको छोड़नी होगी। सो जब भी अलॉटमेंट होती है तो सबसे पहले एक प्रोविजनल लिस्ट आती है, जिसमें ये देखा जाता है कि कहीं कुछ डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं है तो फाइनल लिस्ट आएगी, फाइनल अलॉटमेंट होगी, और उसी अलॉटमेंट के बेसिस पे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में। किस कॉलेज में? उस अलॉटमेंट में ये मेंशन रहेगा कि कौन से कॉलेज में आपको सीट मिली है। उस कॉलेज में आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। फीस पेमेंट जो आपको फर्स्ट ईयर की करनी है वो लेकर के जाना है। अगर बॉन्ड है तो बॉन्ड कंडीशंस वगैरह जो है वो फुलफिल करनी है, वो लेकर के जाना है, और जा करके वहां पे फीस पेमेंट प्लस एडमिशन प्लस जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी वेरिफिकेशन, बॉन्ड सबमिशन, ये सब करके आपको एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। नाउ इफ यू आर सेटिस्फाइड विद द कॉलेज तो फिर तो ठीक है। अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, इफ यू वांट टू गो फॉर बेटर कॉलेज, अगर आप और अच्छे कॉलेज के लिए जाना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेडेशन में जाना पड़ेगा, विच मीन्स के राउंड 2 में जाकर के आपको उन सभी कॉलेजेस को फिल करने होंगे जिनमें आप जाना चाहते हो। इस कॉलेज के ऊपर, इस कॉलेज को आपको वापस से नहीं डालना है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो प्रोविजनल रिजल्ट पहले आती है अलॉटमेंट की। अगर उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज हुई तो ऑब्वियसली जो है उनको चेक किया जाएगा। कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट पब्लिश की जाएगी, और फिर जो भी लिस्ट में कॉलेज होगी उसमें जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होगी ना। जब आप रिपोर्टिंग करने जाते हो तो ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, सारे ओरिजिनल। बट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है इसको आप ध्यान में रखें। एक तो आपकी एकेडमिक डॉक्यूमेंट होगी, लाइक नीट यूजी 2026 का स्कोर कार्ड रहेगा, एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। एमसीसी का अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट होने के बाद जो लेटर आएगी वो लेकर के जाना है। 10-12 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स लेकर के जाना है। आपको आईडी प्रूफ आपकी लेकर के जानी है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट। कैटेगरी में अगर आप आते हो और आपको कैटेगरी से सीट मिली है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना है अगर एप्लीकेबल है तो। और आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर के जाना है। कॉलेज में ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले वेरीफाई होंगे। अगर सारी डॉक्यूमेंट करेक्ट, इन सब की आपको 2-3 कॉपीज, 2-3 सेट निकाल करके, जेरोक्स निकाल करके रख लेनी है। और इनकी वेरिफिकेशन होने के बाद अगर सारी चीजें ठीक है तो फर्स्ट ईयर की आपको फीस पेमेंट करनी है। बॉन्ड रूल को चेक करना है जो भी है, और उसमें उससे रेलेवेंट अगर जो सबमिशन है वो करके फिर आपको अपग्रेडेशन के लिए वहीं पे जो है वो एक तो अपग्रेडेशन के लिए आपको वहां पे कंसेंट दे देना है, और फिर राउंड 2 का वेट करना है। अब इन सभी में ना एक रूल होती है, फ्री एग्जिट रूल। वो क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। फ्री एग्जिट रूल का मतलब है कि आपको पेनल्टी लगेगी या नहीं लगेगी। किस केस में? अगर आपको सीट मिल जाती है तो। राउंड 1 में अगर सीट मिलती है आप उसको नहीं लेते हो, इन दैट केस वो फ्री एग्जिट होती है। तो राउंड 1 में आप कितने भी कॉलेजेस डाल सकते हो, कोई भी कॉलेजेस डाल सकते हो, आपको कोई भी कॉलेज मिल जाए। अगर आपको उसको नहीं भी लेने का मन है, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, आप आराम से उसको छोड़ सकते हो। बट राउंड 2 से ये नहीं होता है। राउंड 2 से अगर आपको सीट मिलती है और आप उस कॉलेज में जो सीट आपको मिली उसको अगर आप नहीं लेते हो तो इन दैट केस आपको पेनल्टी लगती है, और ये वही पेनल्टी होती है जो आपके रिफंडेबल फीस है वो आपकी जब्त हो जाएगी, वो आपको वापस नहीं दी जाएगी। कितनी है रिफंडेबल फीस? एक बार फिर से इलैबोरेट कर देता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 25,000 की। अगर आप SC ST OBC PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10,000 की। ये गवर्नमेंट की है। बट अगर डीम्ड के लिए आप जा रहे हो तो 2 लाख रुपए लगते हैं, सिक्योरिटी चार्जेस, रिफंडेबल चार्जेस। तो अगर आपको कोई भी सीट मिलती है राउंड 2 या उसके बाद और आप उस सीट को नहीं लेते हो तो आपके अप टू 2 लाख रुपीस जो हैं वो जब्त हो सकते हैं। तो पैसों को भी बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप वाइजली काउंसलिंग डिसीजंस लेकर के अपने लाखों रुपए बचा सकते हो। सो गाइज, ये तो बात हो गई कि फ्री एग्जिट एंड वर्सेस फॉरफीचर रूल क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और ये ही बस काउंसलिंग प्रोसेस है। आपको एक बार आपकी एडमिशन हो गई, फाइनल एडमिशन होने के बाद फिर आप जाकर के क्लासेस स्टार्ट करते हो। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कहीं पे कुछ डाउट रहता तो आप हमें कॉल कर सकते हो, नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। आप हमसे काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हो, जिसमें हम आपको सभी क्राइटेरिया को देखते हुए काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे, इंक्लूडिंग PG बेनिफिट्स। OPDs IPDs देखी जाएंगी, टॉक्सिसिटी देखी जाएंगी,
किस स्टेट में आपको ज्यादा पीजी बेनिफिट मिलेगा वो देखी जाएंगे, किस स्टेट में ज्यादा पीजी सीट्स हैं वो देखी जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ का अच्छा है वो देखा जाएगा। एग्जैक्टली जो भी एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा डिटेल्स हैं उनको देखते हुए आपको काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आप बेस्ट टू बेस्ट आपको कॉलेज मिल सके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।